हाय, माय नेम इज़ विवेक सावंत और इस ब्रीफ में हम लोग जानेंगे इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का 2025 का आउटलुक और उसमें से कौन से टॉप पिक्स रह सकते हैं 2025 में और आने वाले पीरियड में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में जानते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्या होता है? जो जो कंपनीज़ मेडिसिन्स बनाती है और मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है उसको फार्मास्यूटिकल सेक्टर कहा जाता है। इंडिया का एक एडवांटेज ये है कि इंडिया इज़ द ग्लोबल हब ऑफ द मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग। मीन्स कहने का मतलब है कि इंडिया इतनी सारी मेडिसिन्स बनाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करता है, उसको निर्यात करता है और सभी जगह पे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन्स रहती है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब इंडिया एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन्स तो वो जो डील करता है वो यूएस डॉलर में करता है। तो जैसे जैसे यूएस डॉलर अप्रिशिएट होता है अगेंस्ट द इंडियन रुपीज़, तो जितना भी माल इंडियन कंपनीज बाहर बेचती है तो उसका फ़ायदा उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि जब पहले $1 60 हुआ करता था और अभी $1 का कीमत 85 रुपीज़ हुआ, तो क्या हुआ कि उतना ही कीमत की जो माल उन्होंने बाहर सप्लाई किया और बेचा तो उनको ज़्यादा पैसा मिल गया, राइट। तो उससे क्या होता है कि उनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ है, एडवांटेज है कि फार्मास्यूटिकल में ये पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलेशन इतना ग्रो हो रहा है इंक्लूडिंग इंडिया। तो पॉपुलेशन जब ग्रो होता है, जब जनसंख्या बढ़ती है पूरे पूरे विश्व में, तो सभी लोगों को कुछ ना कुछ मेडिसिन की तो ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उनका सेल्स ग्रोथ बढ़ता जाएगा। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसी है कि उसको फास्ट मूविंग नहीं बोलते, उसको ही इज़ अ दैट्स इंडस्ट्री इज़ अ स्लो ग्रोअर और द स्लो कंपाउंडर। मीन्स धीरे धीरे हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज़ है कि इंडिया देखा जाएगा तो डायबिटिक का लीडर है। डायबिटीज़ का पूरा वर्ल्ड में कैपिटल माना जाता है कि इतने सारे लोग हैं और इसमें काफ़ी सारी डायबिटीज़ की बीमारी फैली हुई है। तो जो जो आने वाले सालों में डायबिटीज़ और ऑन्कोलॉजी जैसे कि कैंसर, ये सारी चीज़ें और द हार्ट रिलेटेड थिंग्स, तो ये तीन चीज़ें जो है वो काफ़ी सारी मात्रा में बढ़ने वाली है। तो जो भी कंपनीज़ इन तीन सेक्टर्स में स्पेसिफिकली मेडिसिन बना रही है उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो ये हो गया प्रॉफिट्स। तो उसमें डिसएडवांटेज भी रहती है। इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में डिसएडवांटेज क्या रहती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का जो रॉ मटेरियल रहता है वो केमिकल रहता है। तो केमिकल क्या रहता है? केमिकल इज़ अ कमोडिटी, राइट। कमोडिटी इसका मतलब क्या है कि उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे डिमांड सप्लाई के ऊपर रहता है। जब प्राइस केमिकल का बढ़ जाएगा तो इनका जो रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ जाएगा। उससे क्या होता है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर आ जाता है और उससे लॉस हो सकता है। थर्ड सेकंड चीज़ क्या रहती है कि जो पेटेंट रहती है, जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाती है, राइट, उसका जो एक यूएस एफडीए से अप्रूवल आना पड़ता है। जैसे उनका लाइक अप्रूवल और अप्लायंसेस और कंप्लायंसेस जो रहती है बेसिकली। तो उससे क्या होता है कि इन केस यूएस एफडीए जब उसका इंस्पेक्शन करती है और उनको कोई कंपनीज़ को कोई वार्निंग मिल जाए तो उस टाइम पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में उनका स्टॉक गिर जाता है। तो एक दूसरा डिसएडवांटेज रहता है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या रहता है कि जब एक ही मेडिसिन जब 10 कंपनियां बनाती है तो उसमें कंपटीशन आते हैं, राइट। तो कंपटीशन आने से क्या होता है कि प्राइस प्रेशर आ जाता है कि एक एक प्राइस उतना रहेगा रखेगा तो दूसरा उसी दवाई का जो दूसरी कंपनी प्राइस अलग रख सकती है। तो उसमें प्राइस कंपटीशन में उनका प्राइस में मार्जिन में प्रेशर आ जाता है। और फोर्थ रीज़न रहता है कि कभी कभी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है और कोई कोई मेडिसिन के लिए जनता के लिए वो कम पैसे के लिए रखती है। तो उससे होता है क्या होता है कि कंपनीज़ को वो जो इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। तो ये सब डिसएडवांटेज रहती है। तो लेकिन फिर भी जब ये जो एडवांटेजेस है वो ज़्यादा है डिसएडवांटेज से, और आपका इनकेस 3 से 5 साल का नज़रिया है तो मार्केट में तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज़ द बेस्ट बेट। एंड 3 से 5 साल में फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनियां स्टॉक्स वो आपको मार्केट को बीट करेंगी, लाइक निफ्टी और सेंसेक्स को बीट कर सकती है, इजीली बीट कर सकती है।
तो मेरा 2025 में आउटलुक ये है कि मेरे जो टॉप पिक्स है, ये कहने से पहले मुझे ये डिस्क्लेमर देना है कि या कि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको, या मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है ये स्टॉक्स बाय करने के लिए। ये ओनली माय स्टडीज़ और द लर्निंग पर्पस के लिए, ये आपके लर्निंग पर्पस के लिए, और ये दिस इज़ ओनली फॉर योर स्टडीज़ एंड लर्निंग पर्पस। तो मेरा जो सबसे बड़ा टॉप पिक है जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए है, वो है सन फार्मास्यूटिकल। सन फार्मास्यूटिकल मैंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि सन फार्मास्यूटिकल इज़ अ मार्केट लीडर इन इंडियन फार्मास्यूटिकल। सन फार्मास्यूटिकल ऑल्सो उनका स्लोली सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। सन फार्मास्यूटिकल ऑल्सो दे आर लीडर इन ऑन्कोलॉजी एंड डायबिटीज़ एंड अदर APIs रिलेटेड थिंग्स। तो दैट्स माई फर्स्ट बेट। सेकेंड बेट इज़ मेरा डॉक्टर रेड्डी है। डॉक्टर रेड्डी भी ऑन्कोलॉजी में बहुत सारा काम कर रहा है, और दे आर ऑल्सो दे आर द गुड स्टेक एंड द स्कोप होल्डर्स फॉर द फार्मास्यूटिकल थिंग्स। थर्ड बेट रहेगा मेरा सिप्ला। सिप्ला भी काफ़ी सारा अच्छा काम कर रहा है, उनका जेनेरिक मेडिसिन काफ़ी हिट हो रही है। और जो मेरा फोर्थ पिक है वो नैटको फार्मा है। नैटको फार्मा में भी ऑन्कोलॉजी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और मेरा ये अंदाज़ा है कि 2030 तक ऑन्कोलॉजी और डायबिटीज़ रिलेटेड थिंग्स बहुत सारी होगी, और उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन के लिए डिमांड आ जाएगी। तो इसलिए जो भी ऑन्कोलॉजी और डायबिटीज़ रिलेटेड मेडिसिन में काम कर रहे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरा ये डिस्क्लेमर है कि ये जो चारों स्टॉक्स मैंने जो रिकमेंड किए हैं वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इस पोर्टफोलियो में रखने के लिए, क्योंकि मेरा जो पोर्टफोलियो रहता है वो मैं काफ़ी हाई ग्रोथ स्टॉक्स को प्रेफर करता हूँ। और ये जो फार्मा स्टॉक्स है वो स्लो कंपाउंडर है, मीन्स आपको 10 से 15% का CAGR एवरी ईयर देते जाएंगे। लेकिन नाटको फार्मा मेरे रिलेटिव्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे कहीं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।